नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आरबी उपाध्याय, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे विपक्ष जोड़ो यात्रा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, वहीं नीतीश कुमार जी विपक्ष जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2024 से पहले, जैसा कि मैं समझता हूं, बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे और बहुत सारे नए समीकरण आएंगे, पुराने समीकरण बिगड़ेंगे। इसी कड़ी में अभी हमने देखा बिहार में जेडीयू बीजेपी से अलग हुई और आरजेडी के साथ सत्ता में है। 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे सरगर्मियां और बढ़ेंगी। अभी कई राज्यों में चुनाव होने, उनके परिणाम आने हैं, वो दिशा तय करेंगे 2024 की। वहीं विपक्ष जोड़ो यात्रा भी आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से नीतीश जी बिहार से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, और भी बहुत सारे नेताओं से वो मिलेंगे और विपक्ष की एकता की बात करेंगे। ये कोई नया नहीं है। इतिहास उठा के देखें, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी इसी तरह की कवायद देखने को मिलती थी। कांग्रेस को हटाने के लिए विपक्ष एकजुटता की बात करता रहता था, लेकिन पहली बात तो कभी हुआ नहीं, और अगर एकता बनी भी तो बहुत लंबे समय तक चली नहीं। इतिहास गवाह है इस चीज का। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जो गठबंधन की सरकार है बहुत लंबे समय तक जनता की सेवा में टिक नहीं पाती। क्या कारण है? कई बार विश्लेषण हम करते हैं कि विपक्षी एकता की बात तो होती है, लेकिन विपक्ष एकजुट हो क्यों नहीं पाता है? कैसे होगा एकजुट? कौन बनेगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2024 में? क्या कांग्रेस नीतीश को सहज स्वीकार करेगी कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनके झंडे के नीचे काम करने को कांग्रेस तैयार होगी? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जनाधार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित है, और बिहार में भी कोई बहुत अच्छा या बहुत मजबूत दल मैं नहीं कह सकता हूं। मजबूती और कमजोरी संख्या बल के हिसाब से होती है। अगर संख्या बल देखा जाए, जेडीयू के एमएलए की गिनती की जाए, तो जेडीयू से आगे बहुत सारी पार्टियां संख्या के आधार पर देखने को मिलती हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या जो विपक्षी दल हैं वो सहज स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद के लिए? उनको सपोर्ट करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। इसी तरीके से विपक्षी एकता के नाम पर जो कवायद हो रही हैं, उन पर प्रश्न भी उतने ही खड़े हो रहे हैं। ममता दीदी बंगाल से हुंकार भर रही हैं, अपने आप को मजबूत दावेदार 2024 में प्रधानमंत्री पद का बता रहे हैं, और वो भी इसी कवायद में विपक्ष के नेताओं से बात करके अपनी स्वीकार्यता के लिए संघर्षरत है। अरविंद केजरीवाल जी का नाम अगर न लिया जाए तो मैं समझता हूं बात अधूरी रह जाएगी। वो भी दिल्ली जीतने के बाद, पंजाब जीतने के बाद जिस तरीके से
गुजरात और हिमाचल में हुंकार भर रहे हैं और वो कहते हैं कि भी 2024 में आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो मोदी वर्सेस केजरीवाल इलेक्शन 2024 में होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सब चीजें भविष्य के गर्त में है। जैसे जैसे राज्यों के चुनाव होंगे, उनके परिणाम आएंगे, पिक्चर कुछ कुछ साफ होगी। कौन इन राज्यों में जीतेगा, कौन इन राज्यों की सत्ता पर काबिज होगा, और जो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सत्ता पर काबिज होगा उसके लिए आसान होगा प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना या केंद्र की सत्ता में। कहा तो यहां तक जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, कौन दल कितनी सीटें जीत पाता है ये भविष्य तय करेगा केंद्र की राजनीति का। वहीं प्रयासरत हैं विपक्षी लीडर एकता के लिए, उत्साहित हैं। केसीआर वहां से चलकर बिहार पहुंच जाते हैं, बिहार से नीतीश जी चलकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। कवायद जारी है, लेकिन जनता जो वोट करती है, जो चुनती है, उसको इस कवायद से क्या मिलेगा? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जनता अपने पैरामीटर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कसौटी पर कसती है और उसके बाद फैसला लेती है। क्या विपक्ष एकजुट होगा? और अगर हो भी गया तो जनता का क्या भला होगा? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं केसीआर भी अपने यहां से चलकर बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई जिक्र नहीं होता है। वहां केंद्र में केंद्र की सत्ता होती है, प्रधानमंत्री का पद होता है, जनता नहीं होती। अभी भी मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार से चलकर दिल्ली आ गए, लेकिन मुलाकात भी हो गई, उसमें जनता के जो सरोकार थे उन पर क्या विचार विमर्श हुआ और जनता को क्या मिलेगा, प्रश्न यहां भी उठ रहा है। तो प्रश्न बहुत सारे हैं जिनके उत्तर नहीं है। समय आने पर जैसे जैसे इलेक्शन 2024 का नजदीक आता जाएगा, शायद तस्वीर कुछ साफ होती रहेगी। लेकिन ये बात निश्चित है, केंद्र की सत्ता में वही पार्टी काबिज होगी जो जनता के सरोकारों का, जनता की चिंताओं का निराकरण करेगी या कोई रोड मैप प्रस्तुत करेगी। मैं देख रहा हूं कमोबेश विपक्ष कोई रोड मैप पेश नहीं कर रहा है। यात्राएं जरूर हो रही हैं, कवायद जरूर हो रही है, कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। उधर एक तरफ विपक्ष जोड़ो यात्रा के लिए नीतीश कुमार जी बिहार से चलकर दिल्ली आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि विपक्षी सभी पार्टियां एक साथ आए। जब आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई दावेदारी नहीं है, तो विपक्षी पार्टियां साथ आए या ना आए, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको तो बिहार की राजनीति करनी है। या तो आप साफ साफ कहें कि आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, या बिहार की राजनीति को संभालें और बिहार का विकास करें, बिहार की जनता की समस्याओं का निराकरण करें। ये आपके हित में भी होगा और बिहार के हित में भी होगा। इस कवायद में जितना समय आप लगाएंगे, उतना समय बिहार की जनता के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए लगाएं, तो मैं समझता हूं आप भी मजबूत होंगे, आपकी पार्टी मजबूत होगी और बिहार भी मजबूत होगा। एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी, यानी बहुत सारे दल अपने समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जहां गठबंधन की बात आती है, मान लीजिए बिहार में ही गठबंधन करना पड़ता है, तो
कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, जितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, क्या वहां पर नीतीश जी देंगे? क्या उस पर राजी होंगे? प्रश्न यहां भी खड़ा होता है। और नहीं देंगे तो बिहार में क्या गठबंधन रहेगा, या बिहार में ही गठबंधन दम तोड़ देगा, तो फिर केंद्र की सत्ता के लिए गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस किए हुए है और वो चाहती है इसमें सभी विपक्षी दल शामिल हों। जब ये यात्रा बिहार में जाए तो वहां जेडीएस, या बंगाल में जाए तो ममता बनर्जी उसमें सम्मिलित हो, टीएमसी उसमें सम्मिलित हो और यात्रा आगे बढ़े। देखना होगा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कितने विपक्षी दल निकलकर साथ आते हैं कांग्रेस के। बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ साफ देखने को मिलेगी। बेचैनी चारों तरफ है, सत्ता पक्ष में भी बेचैनी है, विपक्ष में भी बेचैनी है। सत्ता पक्ष भी ये समझता है कि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। बहुत सारी चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने है, किसान की नाराजगी, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, वहां हम देखेंगे कि पिछली बार जो विधानसभा में संख्या बल था, इस बार विधानसभा में वो संख्या बल कम हुआ है। और लोकतंत्र में संख्या का गणित ही सर्वमान्य होता है। जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत काम कर रही है, वहीं विधानसभा में सीटों का कम होना कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है। और इसी कड़ी में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और लोक दल का गठबंधन कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत जनाधार प्रस्तुत कर रहा है। अब उसको तोड़ने के लिए कहीं न कहीं ये कवायद बीजेपी कर रही है कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी में जातीय समीकरण साधने के लिए धनखड़ जी को लाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि जो अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का, वो भी उसी समीकरण को मद्देनजर रखते हुए और उसी पृष्ठभूमि से बनाया गया है। प्रयोग कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये साफ दिखता है कि सत्ता दल भी निश्चिंत नहीं है और वो भी पूरी कवायद जातीय समीकरण साधने या दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए अपनी पूरी बिसात बिछाए हुए। नीतीश जी बहुत पुराने नेता हैं। जेपी आंदोलन से निकलकर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। और कोई भी राजनेता हो, एक प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, और जब एमपी बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये हर राजनेता की इच्छा होती है, लेकिन सबको वो मौका नहीं मिलता है। चाहे नीतीश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे केजरीवाल हों, 2024 में प्रधानमंत्री पद के सपने सभी देख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये पद जो मिलता है वो जनता देती है। जनता सांसद चुनती है, और जिसके जितने ज्यादा सांसद होंगे, जीत कर केंद्र में आएंगे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये यथार्थ है। अब नीतीश जी का अगला मिशन क्या होगा, कांग्रेस किस तरह रिएक्ट करेगी, ये देखना, या हम ये देखेंगे। और ये कवायद इसी तरह चलती रहेगी।
बेईमानी होगी बिना जनता के मुद्दों के, और मोदी वर्सेस ऑल, जैसे पहले कांग्रेस वर्सेस ऑल होता था, ऐसे ही आज की तारीख में जो यथार्थ है, वो हकीकत है, वो ये है कि आज बीजेपी वर्सेस ऑल हो रहा है और बीजेपी के संगठन का कोई सानी नहीं है। एक मजबूत संगठन बीजेपी के पास है और बीजेपी छोटे से लेके बड़ा इलेक्शन जिस शिद्दत के साथ लड़ती है, जिस मजबूती के साथ लड़ती है, विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी उतनी मजबूती के साथ, उतने मजबूत संगठन के साथ इलेक्शन में नहीं उतरती, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब 2024 के इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी है। उसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ राज्यों के इलेक्शन होने के बाद पिक्चर को साफ होगी और हम इसी तरीके से विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।